एवरीवन, वेलकम बैक टू द डॉक्टर सरदार 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम बात करने वाले हैं कि 2025 में जो लोग नीट देने वाले हैं, चाहे वो ड्रॉपर के हों, चाहे वो 12th क्लास के हों, इवन जो भी 11th क्लास में पहुंचे, उन्हें किस प्रकार की कौन सी एनसीईआरटी खरीदनी, क्या वो किसी से बोरो कर सकते हैं? अगर वो किसी से एनसीईआरटी ले रहे हैं तो कौन से सेशन की एनसीईआरटी लेनी है आपको और किसकी नहीं लेनी है, किसको एक्सेप्ट और किसको रिजेक्ट करना है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ 4 महीने पहले कुछ अपडेट हुए हैं एनसीईआरटी में, इनको आप फ्रेशली रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए और उसके बाद अपनी एनसीईआरटी को परचेस करिएगा। ये सारे अपडेट मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूँ कि कौन से पेज पर कौन सा चेंज हुआ है, उसके हिसाब से आप अपनी एनसीईआरटी खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जो है नई एनसीईआरटी खरीदें, आप ओल्ड एनसीईआरटी भी खरीद सकते हैं और इन चेंजेस को कर लीजिए। पर आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी एनसीईआरटी खरीदना हमारे लिए सही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एनसीईआरटी पे इतना विवाद? आपको पता है ना कि फिजिक्स के क्वेश्चन पे जो है बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में कॉन्ट्रडिक्शन होने की वजह से एक क्वेश्चन आज भी विवादों में घिरा हुआ है एनटीए के द्वारा और स्टूडेंट्स के द्वारा। तो चलिए ऐसा विवाद आपके साथ ना हो जाए, है ना। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें शेयर भी करिएगा कि भाई बायो में भी ऐसा विवाद हो सकता है। तो कौन सी एनसीईआरटी फॉलो हम करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहला जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो है ईटीसी पे। ईटीसी का टेक्स्ट और डायग्राम मैच नहीं होता है, ठीक है। पहले क्या होता था, ओल्ड एनसीईआरटी में टेक्स्ट और डायग्राम मैच हो रहा था, जो टेक्निकली करेक्ट नहीं था, पर फिर भी हम फॉलो वही करते थे क्योंकि टेक्स्ट और डायग्राम मैच हो रहा था। अब न्यू एनसीईआरटी जो 2024 की एनसीईआरटी आई 4 महीने पहले, उसमें डायग्राम को नहीं छेड़ा गया जबकि टेक्स्ट को सुधार दिया गया। अब हम किसको सही मानेंगे, आइए समझते हैं। आप लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों? हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो एक NADH2 होता है, 1 NADH2 जो होता है वो हमको कितना ATP देता है? 3 ATP। ये पढ़ा है हम सब ने। और 1 FADH2 जो होता है वो हमें कितना ATP देता है बच्चों? 2 ATP, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी जो एक NADH2 होता है बच्चों, वो 10 प्रोटॉन को पंप करता है, ठीक है। कितने प्रोटॉन को पंप करता है? 10 प्रोटॉन को। और एक FADH2 जो होता है वो पंप करता है करीब 6 प्रोटॉन को। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ या नहीं बोलिए, ठीक है। आपको थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा? अगर एक NADH2 3 ATP बनाता है और एक NADH2 10 प्रोटॉन को पंप कर रहा है, एक FADH2 2 ATP बनाता है और वो 6 प्रोटॉन को पंप कर रहा है। ये डेटा सबको क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द ओल्डर एनसीईआरटी, हालांकि मैंने लिखा हुआ है ये चीज़ बाहर बाद में भी, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी हम क्या कहते थे कि 2 प्रोटॉन जब पंप होते हैं तो 1 ATP का फॉर्मेशन होता है। तब अब अगर एक NADH2 कितनी ATP बना रहा है? 3 ATP बना रहा है एक NADH2, तो उसे 10 की जगह कितने प्रोटॉन पंप करने चाहिए? 6, ठीक है। तो टेक्निकली आपके डायग्राम में दिया 10 और 6 है पहले वाले में, पर टेक्स्ट क्या बोलता, टेक्स्ट हमारा पहले वाला क्या बोलता था? तो 2 हाइड्रोजन पंप करोगे तो 1 ATP बनेगा। डन डन। अब 2 डायग्राम दिए गए हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। आप एक NADH2 पंप करते हो तो एक NADH2 बनता है, तो एक NADH2 जो है 10 हाइड्रोजन को पंप करता है तो 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। और एक FADH2 6 हाइड्रोजन को पंप करता है तो 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब ये थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा है? दूसरे पेज के टेक्स्ट में कहता है कि भाई 2 हाइड्रोजन पंप होगा तो 1 ATP बनेगा। अब अगर NADH2 3 ATP बना रहा है तो 10 हाइड्रोजन को कैसे पंप करेगा? उसे तो 6 करना चाहिए। अगर FADH2 2 ATP बना रहा है तो वो 6 कैसे कर रहा है? उसे तो 4 करने चाहिए। करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? इसी प्रकार का थोड़ा सा सुधार इस बार की एनसीईआरटी, मतलब 4 महीने पहले जो अपडेट हुआ उसमें किया गया। उसमें ये किया गया, ध्यान से सुनिएगा, उसमें ये किया गया कि यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन हम पंप कर रहे हैं, ये डायग्राम आज भी वैसा का वैसा ही है, कोई सुधार नहीं। 2 हाइड्रोजन पंप करके वो 1 ATP बना रहे, डायग्राम वैसा ही है। पर फिलहाल के लिए यहाँ पर टेक्स्ट को सुधारा गया है। यहाँ पर 2 की जगह 4 बताया गया कि 4 हाइड्रोजन जब पंप होंगे तो 1 ATP का फॉर्मेशन होगा। अब अगर हम ये मान रहे हैं, पहले हम क्या फॉलो करते थे कि एक NADH2 3 ATP बनाता है और एक FADH2 2 ATP बनाता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक NADH2 को 6 हाइड्रोजन पंप करने चाहिए और एक FADH2 को 4 हाइड्रोजन पंप करने चाहिए। करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? अगर आप ये मान रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन से 1 ATP बन रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हम ये मान रहे हैं इस वाले से कि 10 हाइड्रोजन पंप होते हैं एक NADH2 से और 6 हाइड्रोजन पंप होते हैं FADH2 से। और टेक्निकली ये राइट भी है, दिस डायग्राम इज करेक्ट।
ठीक है। पर अगर मैं पिछला वाला डायग्राम देखूं तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं बच्चों कि हम यहाँ से 2 ही हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो ये गलत है भाई। यहाँ से हमें निकालने हैं 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर आप 4 हाइड्रोजन से एक ATP बना रहे हैं, ठीक है, और आपका NADH2 10 हाइड्रोजन को पंप करता है, तो आप मुझे बताइए कि एक NADH2 से क्या 3 ATP बनेंगे? नहीं, एक NADH2 से मात्र बनेंगे आप 2.5 ATP और एक FADH2 से बनेंगे 1.5 ATP। पर स्टिल वी आर फॉलोइंग दिस, NADH2 से 3 ATP बनते हैं और FADH2 से 2 ATP बनते हैं, ठीक है। पर ये याद रखना है कि 10 प्रोटॉन जब NADH2 पंप करता है तो 2.5 ATPs बनते हैं और 6 प्रोटॉन जब FADH2 पंप करता है तो 1.5 ATP बनते हैं। पर आज भी हम कैलकुलेशन में यही मान रहे हैं, हायर सेक्शन में आज हम 2.5 और 1.5 लेना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बदलाव ये है कि हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से 4 हाइड्रोजन को पंप करेंगे, ना कि 2 हाइड्रोजन को। डन है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो ये पहला चेंज है। तो टेक्स्ट और डायग्राम न्यू NCERT में भी मैच नहीं कर रहे हैं, या तो नई NCERT में, या तो क्या अब अगर रिवाइज्ड वर्जन होगा तो उसमें येलो वाला जो डायग्राम है जिसमें 2 हाइड्रोजन पंप कर रहे हो वो सुधरेगा, वो वाला सही है, ठीक है, ये वाला सही है। नेक्स्ट जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में टॉपिक का एडिशन हुआ है जो कि है टिश्यू कल्चर, ठीक है। इसमें टिश्यू कल्चर हम बेसिकली स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सप्लांट, टोटीपोटेंसी, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है, ये पेज नंबर 170, अगर आप ओल्ड NCERT फॉलो कर रहे हैं तो पेज नंबर 177 में स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऐड क्या हुआ है वो देख लीजिए। इसमें ऐड हुआ है सोमाक्लोन्स, माइक्रो प्रोपोगेशन, ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। इवन जब आप नई वाली NCERT देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को बोल्ड लेटर्स में दे दिया गया। इवन पहले क्या होता था, ओल्ड NCERT में एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। पर न्यू NCERT जो आपकी है उसमें आपको बोल्ड लेटर्स को कई जगह पे ब्रैकेट लगा के एक्सप्लेन भी किया गया है। तो कौन सी NCERT हमें खरीदनी है? न्यू 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 न्यू, गला फाड़ फाड़ के बोल रही हूँ मैं, न्यू NCERT आप खरीदिए, क्योंकि बोल्ड वाले जो लेटर हैं अब उनको एक्सप्लेनेशन भी थोड़े थोड़े बोल्ड लेटर्स का दिया गया है। तो ये एडिशन हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में, बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट इज ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये नया वर्ड आया इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी में ऐड की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम मानते हैं ये 11th से चेंज है, पेज नंबर 294 से ध्यान से समझिएगा। देखोगे कि प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड टिब्यूल में जो सिक्रीशन है, ध्यान से देखना, सिक्रीशन जो है वो है आपका हाइड्रोजन आयन का, अमोनियम आयन का, पोटेशियम आयन का, ठीक है, इनटू द PCT। ये दिया है ओल्डर NCERT में टेक्स्ट में, ठीक है, टेक्स्ट में दिया है, पोटेशियम को इंक्लूड किया गया है कि सेलेक्टिव सिक्रीशन है आपके हाइड्रोजन का, पोटेशियम आयन का और अमोनियम आयन का। डन। पर जो न्यू NCERT आई है उसमें दिया गया है सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है PCT में किस किस चीज़ का बेटा? हाइड्रोजन आयन का, अमोनियम आयन का और हाइड्रोजन एंड अमोनियम आयन का। बस ओल्डर NCERT में पोटेशियम आयन को इंक्लूड किया गया था, पर न्यू NCERT में पोटेशियम आयन को हटा दिया गया है टेक्स्ट से। ये टेक्स्ट जो है ये फॉलो कर रहा है डायग्राम को। ओल्डर NCERT में डायग्राम में पोटेशियम आयन नहीं था पर टेक्स्ट में था। अब NCERT को करेक्ट करके डायग्राम को फॉलो किया गया और पोटेशियम आयन को टेक्स्ट से हटा दिया गया, ठीक है। PCT हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ द H+, NH3 एंड K+ इनटू द फिल्ट्रेट। ये क्या कहता था? ओल्डर NCERT, पर डायग्राम में K+ नहीं था। अब K+ को टेक्स्ट से हटा दिया गया है और डायग्राम जो है वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। PCT में कहीं भी K+ आपको नहीं दिखाई देगा। तो करेक्ट है, करेक्शन भी करेक्ट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ है करेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट चेंज जो है वो ये है वायरस के नाम पर, कि वायरस का नाम किसने दिया। ओल्डर NCERT में लिखा गया है पाश्चर ने दिया है वायरस का नाम। उससे और मतलब अगर आप 2017-18 की NCERT उठाओगे तो उसमें कहीं कहीं पे बहुत सारी NCERT एडिशन जो है और पुराने में जाओगे तो कहीं कहीं पे भी लिखा है कि इवानवेस्की ने जो है वायरस टर्म दिया है। पर अब आपको सुधारना है, बीजरनिक, MW बीजरनिक ने वायरस का नाम दिया है। अगर आप ओल्ड NCERT किसी से लेते हैं तो आप ये सारे करेक्शन जो है ओल्डर NCERT में कर लीजिए और आप ओल्डर NCERT पढ़ सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप न्यू NCERT को ज़रूर खरीदिए, क्योंकि न्यू NCERT में मैंने कहा कि बोल्डर वर्ड्स को अब एक्सप्लेन किया गया है इनटू द ब्रैकेट्स। तो आपको खरीदना नई NCERT ही है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं जो आपको टॉपिक का वीडियो देने वाली हूँ, आने वाला जो मेरा वीडियो है, ठीक है, मतलब लेक्चर जो है वो है लैक ओपेरॉन पे।
आपको लैकोपेरॉन इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लैकोपेरॉन जो है वो आपको बढ़िया तरीके से मैं समझाऊंगी, कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन लैकोपेरॉन में नहीं होगा। नीट 2025 में कोई भी सवाल लैकोपेरॉन से आएगा तो आप कर लोगे। इस लेक्चर का वेट करिए। आई होप जो चेंजेस मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आए। ठीक है, पहला चेंज क्या हुआ? पहला चेंज ये हुआ है कि अगर NaDH2 10 प्रोटॉन को पंप करता है तो टेक्निकली और 4 प्रोटॉन से 1 ATP बनती है, तो 10 प्रोटॉन से 2.5 ATP बनेंगी NaDH2 के द्वारा। अगर 6 प्रोटॉन FADH2 पंप करता है और अगर हम ये मान रहे हैं कि 4 प्रोटॉन पंप होते हैं 1 ATP बनाने के लिए, तो एक FADH2 बनाने में 6 प्रोटॉन अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कितनी ATP बनेगी? 1.5 ATP। ये बात जो है करेक्ट हुई है, ये बात याद रखिए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।